नमस्कार। एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हिंदी अनिवार्य प्रश्न पत्र कक्षा 12 और यह प्रश्न पत्र जिला समान परीक्षा भीलवाड़ा का है। ठीक है, जिला समान परीक्षा भीलवाड़ा का है। अब आप ये बता रहे होंगे कि भीलवाड़ा के ये प्रश्न पत्र का जिक्र मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो अधिकांश विद्यार्थी है वो भीलवाड़ा से भी अपने इस यूट्यूब परिवार के सदस्य है और विभिन्न जिलों में हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र होने वाला है, कुछ जिलों में हो गया हो, तो इस दृष्टि से भी आपके लिए यह अहम है। तो इसमें चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि कवि को सपनों का संसार कैसा लगता है। तो कवि को सपनों का संसार है वो प्रेममय लगता है, कवि प्रेम की ही शिक्षा देता है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि बाजार के जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है। तो सीधा सा उपाय था बाजार जाओ तो मन खाली नहीं हो। ठीक है। तीसरा प्रश्न था यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे। तो वो मानते थे किशनदा को। प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। 5 से 7 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति है कि आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ पे शब्द होगा वो होगा खरगोश, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। फिर है उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। तो इंद्रसेना और मेंढक मंडली दो नाम थे। यशोधर बाबू के दो बेटे थे, एक बेटी की बात आई तो और। फिर सत्य और असत्य का चयन करना है। और प्रश्न नंबर 8वां था कि चिड़िया की उड़ान सीमित है परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक और असीमित है। बिल्कुल सही है, ये सत्य है। प्रश्न नंबर 9 है कि भक्तिन और उसका परिवार साथ ही रहते हुए महादेवी वर्मा के घर काम करते थे। तो ये गलत है, साथ नहीं, केवल भक्ति नहीं रहती थी। प्रश्न नंबर 10 पूछा है कि यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति थे। तो नहीं, वो नहीं मानते थे, यानी उनमें अनिर्णय की स्थिति थी, वो मानने वाले नहीं थे। प्रश्न नंबर 11 सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया। तो उन्होंने दिया ऊनी गाउन। क्या दिया? ऊनी गाउन। प्रश्न नंबर 12 था हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 से 16 तक अपठित पद्यांश था, जिसे अपन अपठित काव्यांश कहते हैं। कि साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे तुम्हारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। तो यहाँ पर भारत का गौरव, भारत का गौरव, गौरवशाली अतीत कह सकते हो आप, भारत का गौरवशाली अतीत, उसके बारे में यहाँ पे बात की है। और प्रश्नोत्तर शैली है इतिहास किस बात का साक्षी है। तो इस इतिहास इस बात का साक्षी है कि ज्ञान का उदय हम सबसे पहले जगे हैं। इसका मतलब है कि ज्ञान का उदय सबसे पहले भारत की भूमि पर ही हुआ है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, मतलब ज्ञान का प्रादुर्भाव सबसे पहले भारत की भूमि पर हुआ है। इसके बाद आपके प्रश्न पूछा है कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं। इसका मतलब है विकट से विकट परिस्थितियों और शत्रुओं का हमने सामना किया है, हम उनके सामने कभी भी हार नहीं मानने वाले, हमने कभी हार नहीं माने। इस पंक्ति का मतलब ये है कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे, यानी मैदान छोड़कर हम कभी नहीं भागे हैं, कायरता हमने कभी नहीं दिखाई है और कितनी भी विकट परिस्थितियां हो हमने मैदान कभी नहीं छोड़ा है। प्रश्न नंबर 15 काव्यांश में भारतीयों की किन विशेषताओं को बताया गया है। निडरता, सूरवीरता, धैर्यशाली, संघर्षी, परिश्रमी और ज्ञान के पुरोधा, इन विशेषताओं को उकेरा गया है। उचित काव्यांश का शीर्षक है, मैं पहले कह चुका हूं, भारत का गौरवशाली अतीत, भारत का गौरवशाली अतीत।
तो ये इसका उचित शीर्षक है। फिर प्रश्न नंबर 17 से 20 और ये समय के बारे में है कि समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। और इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता का स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान बनता है, निर्धन धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष हर्ष सुख तक सब मनुष्य को प्राप्त नहीं होता तब तक वह उचित तरीके से या रीति के अनुरूप समय का सदुपयोग नहीं करता। समय का सदुपयोग करने की यहाँ पर सीख दी गई है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है। जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिनों दिन गरीब, रिक्त हस्त और दरिद्र होता जाता है। वह आजीवन खिन और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति और उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो उचित शीर्षक क्या है गद्यांश का? समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, या अपने मन के अनुसार इसका शीर्षक अलग भी हो सकता है। आप कह सकते हो अमूल्य समय। समय अनमोल है यह भी हो सकता है। समय बहुमूल्य यह भी हो सकता है। और समय का सदुपयोग यह भी इस गद्यांश का हो सकता है। यानी शीर्षक की जब बात आए तो कोई एक शीर्षक हो यह कोई जरूरी नहीं। समय के सदुपयोग से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं? तो समय के सदुपयोग से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं हम यहाँ पे पद्यांश में पढ़ चुके हैं। वह जंगली मनुष्य से देवता स्वरूप बन जाता है, मूर्ख हो तो विद्वान बन जाता है, निर्धन है तो धनवान बन जाता है और अनुभवी भी बन जाता है। संतोष हर्ष और सुख को वह प्राप्त करता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। समय का सदुपयोग दुरुपयोग करने से हानि क्या है कि वह एक तो मूर्ख बनता है, एक वह गरीब बनता है और एक वह रिक्त हस्त बनता है और आजीवन वह खिन्न रहता है और समय को कोसता रहता है। गद्यांश से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें यह संदेश मिलता है कि समय बहुत बहुमूल्य है। इसका हमें सोच समझकर सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 से 27 है, 2-2 अंक के। तो प्रश्न नंबर 21 है, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने मीडिया पर व्यंग्य किया है, पत्रकारिता है उस पर व्यंग्य किया है। जो टेलीविजन चैनल का एंकर है उस पर व्यंग्य किया है कि वो अपने आप को तो समर्थ शक्तिवान बताते हैं कि हम हर प्रकार की खबर आप तक पहुंचा सकते हैं, जबकि वह उस अपाहिज को दुर्बल बताता है। तो उसकी एक असंवेदन मानसिकता है, संवेदनहीन मानसिकता है, उस पर कवि ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। मतलब मीडिया और पत्रकारिता मतलब अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किस स्तर तक वो असंवेदनशील हो जाते हैं, उस बात पर कवि ने व्यंग्य किया है। प्रश्न नंबर 22, लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है? तो उसने इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने पहलवानी के गुर किसी पहलवान गुरु से नहीं सीखे, बल्कि वह ढोल बजा बजा कर कसरत करता था और उसकी जो तान है, उसके जो शब्द है, एक एक शब्द है, उस पर वह कुश्ती के दांव पेंच सीखता था। इसलिए उसने ये कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है। आलोक धनवा और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय लिखना है तो इनका उत्तर बताने की आपको जरूरत नहीं है, पाठ्य पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। धर्मवीर भारती को कौन नहीं जानता, महान साहित्यकार है। तो ये प्रश्न आप किताब में पढ़ के सही ढंग से कर सकते हैं। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की कोई 2 विशेषता, तो इसकी 2 विशेषता यह है कि एक तो यह लिखित रूप में होता है तो स्थायी होता है, इसको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, और एक इसमें पीछे लौटकर पढ़ने की सुविधा होती है। मतलब यह है कि यदि हम किसी पिछले महीने का यदि हम समाचार पत्र पढ़ना चाहें तो हम जाकर उसको पुनः पढ़ सकते हैं। तो इसकी 2 विशेषता यह है, एक तो यह स्थायी होता है और एक इसमें पीछे लौटकर पढ़ने की भी सुविधा होती है। यानी हम आज यदि नवंबर का अखबार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यदि हमने पढ़ा हुआ पाठ जो आज से 1 महीना पहले पढ़ा है, आज हम पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। और उसमें स्थायित्व इस प्रकार होता है कि वो पहले पढ़ा गया था, आज हम पढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी उसको पढ़ सकती है। प्रश्न नंबर 25,
किसी एक विषय पर आपको फीचर लिखना है। मोबाइल केंद्रित जीवन, मोबाइल केंद्रित जीवन है, ये किस प्रकार एक प्रकार अभिशाप बनता जा रहा है, ये अपने लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, तो इस पर आपको एक फीचर लिखना है। और युवाओं में बढ़ता फैशन, युवाओं में फैशन किस प्रकार बढ़ रहा है, किस कदर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है, इस पर आपको 2 अंकों का फीचर लिखना है, मतलब ज़्यादा शब्दों को विस्तार नहीं देना है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ, शब्दाना अर्थः शब्द शक्ति, यानी शब्दों का अर्थ प्रकट करने का जो एक माध्यम है उसे ही अपने क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। और इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये 2 नंबर का अंक पूरा हुआ। यमक अलंकार, जहां पर उपमेय के ऊपर उपमान की सरसता साबित की जाती है, यानी सादृश्य के कारण, समानता के कारण उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। किसके समान? उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है सादृश्यता के कारण, यानी समान गुण और धर्म के कारण। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है या उसके साथ तुलना की जाती है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। सॉरी, यहाँ पर आप इसको ये माने, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, आप ये माने यमक अलंकार, यानी जब किसी काव्यांश में 2 एक जैसे शब्दों की आवृत्ति हुई हो, शब्दों की आवृत्ति हुई हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हुआ हो। ये जो मैंने उपमेय और उपमान बताया, ये उपमा अलंकार था। यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूँगा, यमक अलंकार जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे मैं उदाहरण दूं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो एक कनक का अर्थ सोना, एक का अर्थ धतुरा। या फिर मैं उदाहरण दे दूं कि सारंग ले सारंग उड़ी और सारंग पूग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। तो यहाँ पर सारंग शब्द के अनेक अर्थ है। या फिर उदाहरण दूं कि दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं तो दीपक करता चोट। तो ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 28 से 32 है, वो इस प्रकार है। 28वां प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या। तो यह सप्रसंग व्याख्या, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यह कविता के बहाने जो आपकी काव्य रचना है उसमें से लिया गया है। इसकी सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है और फिर संदर्भ लिख के इसकी व्याख्या करनी है। और विशेष की बात आए तो ऐतुकांत काव्य रचना है, मुक्त छंद है और खड़ी बोली है। ठीक है, और चिड़िया की उड़ान की तुलना है वह कविता की उड़ान के साथ की गई है। इसके बाद अथवा में एक प्रश्न दिया है, होने जाए पथ में रात कहीं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की कविता, उसमें से आप लिया गया है, जो एक गीत है निशा निमंत्रण का। और इसके बाद गद्यांश है, तो गद्यांश बाजार दर्शन, जो जनेंद्र कुमार का पाठ है बाजार दर्शन, उस पाठ में से लिया गया है। तो ये आप प्रसंग लिखे इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है उसका बारीकी से यहाँ पर लेखक ने विश्लेषण किया है। दूसरा अथवा में दिया हुआ है, तो यह एक तरीके से भक्तिन, जो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि संस्मरणात्मक जो पाठ है, संस्मरण है महादेवी वर्मा का, तो उसमें से लिया गया है। इसकी भी आप प्रसंग लिखे, संदर्भ लिखे, व्याख्या लिखे, फिर विशेष लिखें। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है आपको। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी परंपरा नहीं छोड़ते। और प्रश्न नंबर 31वां है, इसमें आपको एक अपने आप को श्री विजय अग्रवाल जिला कलेक्टर अलवर की ओर से विनोद गुप्ता निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। मतलब दोनों नाम आपको यही लिखने हैं। प्रेषक का नाम लिखना है श्री विजय अग्रवाल और प्रेषित का नाम लिखना है विनोद गुप्ता, जिसमें अलवर जिले में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विद्यार्थियों हेतु लगाए जा रहे चिकित्सा शिविरों हेतु अनुभवी चिकित्सकों की टीम में आवश्यकता चिकित्सकीय सुविधाओं के भिजवाने का आग्रह किया गया है। तो जिला कलेक्टर ने आग्रह किया है निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के श्री विनोद गुप्ता से। या फिर आप ये लिखें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ में 2 कक्ष
और 4 दीवारी निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर की ओर से एक निविदा है वो आमंत्रित करनी है। और प्रश्न नंबर 32 और अंतिम था, किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना था। कोरोना महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, ये मैंने आपको कई बार बताया कि निबंध हमेशा पूछा जाता है आपको चर्चित विषय पर। प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन कई बार लिखवाया है, कई बार कहा है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और मेरा प्रिय साहित्यकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था जिला समान परीक्षा योजना भीलवाड़ा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र का हल। उम्मीद करता हूँ भीलवाड़ा के विद्यार्थियों को अपने अंकों की गणना करने में यह हल सार्थक सिद्ध होगा और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन मिलेगा। जहाँ पर अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है वहाँ पर हिंदी अनिवार्य में इनमें से कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।